नमस्कार साथियों। पीडब्ल्यू ओनली आईएएस के इस मंच पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए जो है प्रारंभ बैच के इस ब्रिज कोर्स में, जहाँ पे हम लोग जो है प्राचीन भारत के सिलेबस का एनालिसिस कर रहे हैं, उसके अंतर्गत आज ये सेकंड ऑनगोइंग लेक्चर है। और आज हम लोग प्राग मौर्यकाल और मौर्यकाल को इस सेशन में कवर अप किया जाएगा। तो शुरू करने से पहले आमरीन है, आयुष हैं, निकिता हैं, रिंकी हैं, माही हैं, वीरेंद्र हैं, धर्म है, उज्ज्वला है, निशा है। इतने ज़्यादा लोग हैं बेटा कि मैं सबका नाम भी नहीं पढ़ पा रहा हूँ। तो आप सभी प्यारे छात्रों के अभिवादन को स्वीकार करते हुए फटाफट हम लोग जो है आज के सेशन को कैरी ऑन किया जाएगा। मैं बहुत बढ़िया हूँ बेटा, आप लोग कैसे हैं? और कल की क्लास आप लोगों को कैसा लगा, समझ में आया? जो है कल हम लोगों ने 3 पहलू पे बातचीत किया था, और वो 3 पहलू जो था पाषाण काल था। क्यों पाषाण काल कहते हैं? क्योंकि इस काल में पत्थर के उपकरणों का प्रयोग हो रहा था, इसलिए पाषाण काल कहते हैं। फिर उसके बाद ताम्र पाषाण काल 3 भागों में बटा था, पुरा पाषाण, मध्य पाषाण और नवपाषाण काल। नवपाषाण काल में अस्थाई जीवन जीने लगे, उसके पहले घुमंतु जीवन और शिकारी जीवन जी रहे थे। तो कुल मिला जुला करके जब अस्थाई जीवन जीना शुरू करते हैं तो समाज निर्माण होता है। ताम्र पाषाण काल में मानव पहली बार तांबे के धातु से परिचित हुआ, तो तांबे के साथ साथ पत्थर के भी उपकरणों का प्रयोग कर रहा है, इसलिए ताम्र पाषाण काल कहा गया था। ताम्र पाषाण काल ग्रामीण संस्कृतियां थी। ग्रामीण संस्कृतियां मीन्स की दैट वाज द रूरल कल्चर। तो ग्रामीण संस्कृति है, तो ऐसे में ताम्रपाषाण काल का समय काल 4000 से लेके लगभग 700 ईसा पूर्व तक जाता है। फिर हड़प्पा सभ्यता आता है। हड़प्पा सभ्यता देश की प्रथम नगरीय सभ्यता थी। इस सभ्यता का विस्तार कहाँ तक था? इस सभ्यता की लिपि क्या थी? इस सभ्यता को हड़प्पा और सिंधु घाटी सभ्यता दोनों क्यों कहते हैं? तो इन सारी बातों पे हम लोगों ने चर्चा किया। फिर वैदिक काल आया हुआ था। वैदिक काल 1500 से 600 ईसा पूर्व का समय काल। 2 भागों में बांटते हैं, एक ऋग वैदिक काल, दूसरा उत्तर वैदिक काल। ऋग वैदिक काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व, उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व। अब वैदिक काल के बारे में हमें अध्ययन के स्रोत क्या है? तो 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि वैदिक काल में आर्य आए हुए थे। तो आर्य कौन थे? आर्य का शाब्दिक अर्थ श्रेष्ठ होता है। ये मध्य एशिया के युद्ध प्रिय जाति रहते हैं, जनजाति रहते हैं। आर्य कहाँ से आए थे? ये इतिहासकारों में विवाद का मुद्दा था। 3 सिद्धांत है। बाल गंगाधर तिलक कहते हैं कि उत्तरी ध्रुव से आए थे, दयानंद सरस्वती कहते हैं कि तिब्बत से आए थे, तथा जो है जो मैक्स मुलर हैं वो कहते हैं कि आर्य मध्य एशिया से आए हुए थे। फिर उसके बाद जो है हम लोगों ने वैदिक काल के संदर्भ में उसकी सामान्य जो विशेषताएं रहती हैं उसे देखा गया था। साथ ही मैंने कहा था कि इसकी मुख्य विशेषता जो राजनीतिक विशेषता है, सामाजिक है, आर्थिक है, धार्मिक सांस्कृतिक है, जब आप लोग एडवांस बैच में आएंगे तो वहां पे किया जाएगा। तो यहां तक की कहानी बेटा हो चुकी थी। एक बार मैंने क्विक रिकैप आप लोगों को दे दिया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आज क्या है? आज जो है आज का जो क्लास टाइटल है वह प्राचीन भारत एक परिचय, और ये जो है पार्ट 2 है। इसमें हम लोग जो है प्राक मौर्य काल और महान मौर्य साम्राज्य देखेंगे। तो प्री मौर्यन एज एंड द ग्रेट मौर्यन एम्पायर, दैट वुड बी कवरिंग। अब बेटा जो
प्राक मौर्य काल है वह कब से कब तक का समय काल है? तो अभी आप लोगों ने पाषाण काल देखा था, फिर जो है ताम्र पाषाण काल देखा, फिर जो है हड़प्पा सभ्यता देखा, फिर जो है वैदिक काल देखा, इसके बाद अभी जो है वह प्राक मौर्य काल होगा। वैदिक काल आप लोगों ने देखा था, ये 1500 बीसी से 600 बीसी का समय काल है, और जो प्राक मौर्य काल है ये 600 बीसी से 323 बीसी का समय काल है। मीन्स कि राइट नाउ वी आर गोइंग टू discuss the pre-Mauryan age, and the pre-Mauryan age, this is the time scenario of since 600 BC to 323 BC। अब बेटा क्या आप लोगों ने देखा था? आपने देखा था कि ये जो हड़प्पा सभ्यता था यह प्रथम नगरीकरण था। हड़प्पा सभ्यता प्रथम नगरीकरण था। ताम्रपाषाण काल जो था ये ग्रामीण संस्कृति थी। फिर इसके बाद वैदिक काल आता है, तो वैदिक काल भी क्या रहता है? ये भी ग्रामीण संस्कृति रहता है, ये भी ग्रामीण संस्कृति रहता है। अब जो प्राक मौर्य काल है, प्राक मौर्य काल क्या है? तो प्राक मौर्य काल जो है वह द्वितीय नगरीकरण है। दिस इज द सेकेंड अर्बनाइजेशन। तो ताम्रपाषाण काल और वैदिक काल ये क्या है? ये जो है ग्रामीण संस्कृति दिख रहा है, और हड़प्पा सभ्यता और प्राक मौर्य काल ये बेटा क्या है? तो ये शहर है इस समय काल में, नगरीकरण है। द हड़प्पन एज, दिस इज द इंस्टेंसेस ऑफ द फर्स्ट अर्बनाइजेशन, एंड द प्री मौर्यन एज, दिस इज द इंस्टेंसेस ऑफ द सेकेंड अर्बनाइजेशन। तो ये जरूर ध्यान में रखना है, ये प्रथम नगरीकरण है, ये द्वितीय नगरीकरण है। अब बेटा द्वितीय नगरीकरण है तो जरा देखा जाए वैदिक काल में कौन है। वैदिक काल में एक कालखंड आपने देखा था कि ऋग्वेद रहता है। ऋग्वेद में आर्य जो कबीले थे, आर्य कबीले को क्या कहते थे? आर्य कबीले को जन कहते थे। जो उत्तर वैदिक काल है, जो उत्तर वैदिक काल है, इसमें फिर से क्या होता है? उत्तर वैदिक काल बेटा कल आप लोगों ने देखा था, उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व का समय काल था। ऋग्वैदिक काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व। तो ऐसे में क्या है? ऐसे में उत्तर वैदिक काल में ये जो 1000 ईसा पूर्व है, इसी समय लोहे की खोज होती है, लोहे की खोज होता है। तांबे की खोज ताम्रपाषाण काल में हुआ, लोहे की खोज कब हुआ? तो लमसम 1000 बीसी में हुआ। और इस लोहे की खोज से क्या होता है? तो इस लोहे की खोज से जो है वह 1000 ईसा पूर्व में जो आर्य घुमंतु और कबीले के रूप में थे, वह लोहे की खोज के कारण
अस्थाई जीवन जीने लगते हैं। जब अस्थाई जीवन जीने लगते हैं, कान खोल के बेटा एक एक बस ना, बहुत आसान एकदम मैथ की तरह, साइंस की तरह कॉन्सेप्ट है, बस कॉन्सेप्ट समझ गए सिलेबस का, तो फिर तो बेटा जब एडवांस बैच में आएंगे तो फिर मजा ही मजा है। तो कब अस्थाई हुए थे? तो पाषाण काल में आपने देखा था, पाषाण काल में एक जो नव पाषाण काल रहता है, नव पाषाण काल में ये अस्थाई जीवन जीना शुरू करे थे। इसके पहले बेटा पशुपालन मध्य पाषाण काल में शुरू किए थे। तो फिर से क्या होता है, फिर से उत्तर वैदिक काल में ये अस्थाई जीवन, ऋग वैदिक काल में कबीले थे, घुमंतु लोग थे। कल आप भाई मैक्स मुलर का सिद्धांत आप लोगों ने पढ़ा था ना कि आर्य मध्य एशिया से आए हैं। तो हजारों किलोमीटर दूर से क्यों आए भाई? Why the Aryans they came from the Central Asia, and this is the moot question that why they came from so long distance. Actually they were the wanderers people, they were the hunters people. घुमंतु लोग थे बेटा, जो बंजारा जीवन होता है ना, आज यहां और कल वहां, तो घुमंतु लोग थे, इसलिए हजारों किलोमीटर से आ गए। लोहे की खोज होता है, तो लोहे से अब जो है कृषि के औजार बनने शुरू हो जाते हैं। हल, लोहे का हल देखे होंगे, कहते हैं ना मेरे देश की धरती सोना उगले, उगले हीरे मोती मेरे देश की धरती। कल आपने सामान्य विशेषता में देखा था, गाय का पशुपालन कर रहे हैं, घोड़े का कर रहे हैं, तो गाय का जो मेल वर्जन है वह बैल कहा जाएगा। तो गाने के बोल हैं बेटा ना, बैलों के गले में जब घुघरू जीवन का राग सुनाते हैं। तो अब खेती लाभ का सौदा हो गया, खेती लाभ का सौदा हो गया, तो घुमंतु जीवन इन्होंने छोड़ दिया जो ऋग वैदिक काल में था। तो अब जब अस्थाई जीवन जीने लगे तो जन को क्या कहा जाने लगा? जन को जनपद कहा जाने लगा। राइट नाउ द जनाज इट वॉज कॉल्ड जनपदा। अब जो प्राक मौर्य काल है, प्राक मौर्य काल में द्वितीय नगरीकरण है। अब बेटा जब शहर होता है तो यही जनपद क्या हो जाता है? यही जनपद जो है महाजनपद हो जाता है, महाजनपद हो जाता है। तो जो महाजनपद हो जाता है, इसमें महाजनपद को ही शहर कहेंगे, द्वितीय नगरीकरण कहेंगे। अब मुद्दे की बात यह है कि कितने नगर आ गए। आज बेटा 4 मेट्रोपॉलिटन सिटी है, या 4 और जोड़ दीजिए तो 8 है। उस जमाने में 16 नगर उभर करके आए, 16 बड़े बड़े शहर उभर करके आए। तो प्राक मौर्य काल ये बेटा द्वितीय नगरीकरण है। द्वितीय नगरीकरण में इस कालखंड में 16 महाजनपद आए थे। ऋग वैदिक काल में आर्य कबीले को जन कहा जाता था। लोहे की खोज होने के बाद जब ये अस्थाई जीवन जीने लगे तो जनपद कहा जाने लगा। अब जब जनपद ही विकसित होते होते उसमें से 16 शहर उभर करके आए। कब उभर करके आए? प्राक मौर्य काल में उभर करके आए। तो इसे क्या कहा जाने लगा? इसे 16 महाजनपद कहा जाने लगा। तो यही हम लोगों को देखना है, प्राक मौर्य काल और प्राक मौर्य काल में जो है वह क्या है? तो वह 16 महाजनपद है, वह 16 महाजनपद है। 16 महाजनपद में क्या है? तो 16 महाजनपद में काशी, कौशल, कुरु, कंबोज, अंग, अवंती, अश्मक। काशी, कौशल, कुरु, कंबोज, अंग, अवंती, अश्मक, मगध, मत्स्य, मल्ल। मगध, मत्स्य, मल्ल, वत्स, वज्जी।
वत्स, वज्जी, गांधार, पांचाल, सुरसेन, चेदी। तो ये बेटा आपको पहली बार पढ़ रहे हैं तो पहली बार थोड़ा सा कठिन लग रहा होगा, ये 16 शहर कैसे याद होगा। ये कविता की तरह याद हो जाएगा। क से 4 है, अ से 3 है, म से 3 है, व से 2 है, तो 12 तो बेटा कविता की तरह है। काशी कौशल, कुरु कंबोज, अंग अवंती, अस्मक, मगध, मत्स्य, मल्ल, वत्स, वज्जी। फिर बस 4 याद करना है, गांधार, पांचाल, सुरसेन, चेदी। तो ये षोडश महाजनपद के बारे में जब आप एडवांस बैच में आएंगे तो षोडश महाजनपद वर्तमान में कहां पे है और इसकी राजधानी कहां पे है, ये सारे प्रश्न थोड़ा घुमा फिरा के पूछा जाता है। तो अभी बेटा सिलेबस से इंट्रोडक्शन करना है, तो षोडश महाजनपद है। अब इसमें क्या है, इसमें एक महाजनपद जो है वह मगध है। तो अगला मुद्दा हो जाता है मगध। आज का जो बिहार का नालंदा और पटना का क्षेत्र है उसे मगध महाजनपद कहते हैं। तो मगध का 16 है, 16 में एक ही पूरे भारत क्या, जो महान मौर्य साम्राज्य है, आज का भारत, आज का बांग्लादेश, आज का पाकिस्तान, आज का अफगानिस्तान, आज का नेपाल, तो एक मगध जो है वह विस्तार करते करते इतने बृहद क्षेत्र पे क्यों विस्तार कर ले गया। तो यह प्रश्न पूछता है कि मगध महाजनपद का उदय। तो अगला मुद्दा बेटा क्या हो जाता है, तो अगला मुद्दा हो जाता है कि मगध महाजनपद का उदय। तो जो मगध महाजनपद का उदय है इसका कारण पूछता है कि इसका क्या कारण था। तो कारण में बेटा जो है कई सारे कारण रहते हैं, जैसे कि भौगोलिक कारक है, जैसे कि राजनैतिक कारक है, जैसे कि आर्थिक कारक है, जैसे कि सामाजिक धार्मिक कारक है, जैसे कि तकनीकी कारक है। तो जब आईएएस में आंसर लिखना होगा ना, उत्तर लिखना होगा, तो उत्तर में बेटा इसी तरह से आंसर लिखा जाता है कि आप व्यवस्थित तरीके से आंसर को दीजिए। अभी 2-3 दिन पहले ही रिजल्ट आया है, तो रिजल्ट में आपको बेटा इतिहासकार थोड़ी बनना है, आपको तो प्रशासक बनना है। तो एक प्रशासक के क्या गुण होने चाहिए, जरा मुझे आप लोग बताइए कि एक बेटा अच्छा प्रशासक, परसों रिजल्ट आया है, तो जरा मुझे ये बताइए कि एक अच्छे प्रशासक में क्या गुण होने चाहिए। व्हाट शुड बी द बेस्ट वर्च्यू इन एन एडमिनिस्ट्रेटर। आप लोग बेटा कल भावी प्रशासक, भावी आईएएस आप लोग हैं, तो मुझे बताइए कि एक अच्छे प्रशासक मतलब एक अच्छा आईएएस अधिकारी बने, एक अच्छा आईपीएस बने, तो उसके गुण क्या होने चाहिए, कौन सी उसके अंदर क्वालिटी होने चाहिए, एक एक करके बताइए बेटा। तब तक मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूं। डिसिप्लिन होना चाहिए, कॉन्टिन्यूटी होना चाहिए, एथिकल एंड मोरल होना चाहिए, निष्पक्ष होना चाहिए, भारत के संदर्भ में शाबाश बेटा कंचन नाम है, ईमानदार होना चाहिए, डिसीजन मेकिंग होना चाहिए, क्लैरिटी होना चाहिए, डिसीजन मेकिंग, गुड कम्युनिकेशन, वाह शाबाश, क्या नाम है भाई, नाम मैं पढ़ नहीं पाया, तेजी से निकल गया। तो बहुत बढ़िया बेटा, लग नहीं रहा है कि आप लोग बीए पार्ट 1 के या किसी
अदर जो बीएससी है, बीकॉम है, उसके पार्ट 1 पार्ट 2 के आप लोग हैं। बहुत अच्छा आंसर दे रहे हैं, शाबाश बेटा शाबाश, बहुत बढ़िया। तो एक अच्छे प्रशासक में ईमानदारी होना चाहिए, उसको उच्च जो है उसके अंदर नैतिकता और सत्यनिष्ठा होना चाहिए, उसे अनुशासित होना चाहिए, उसे उसकी अच्छी जो है कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए। किसी ने बेटा आप लोगों ने नहीं कहा कि उसे सर इतिहासकार होना चाहिए, उसे सर भूगोलवेत्ता होना चाहिए, उसे सर नागरिक विज्ञान का प्रकांडविद। किसी ने बेटा ऐसा नहीं कहा। किसी ने ये नहीं कहा कि लोक प्रशासन में उसे, क्योंकि प्रशासन में आपको आना है, तो किसी ने ऐसा नहीं कहा कि उसे लोक प्रशासन में पीएचडी किया हुआ होना चाहिए। तो वही बेटा है ना कि कैसे आपको इतिहास पढ़ा रहे हैं सिलेबस में, बेटा आपको तो इतिहास पढ़ा रहे हैं, भूगोल पढ़ा रहे हैं, पढ़ना आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस एंड टेक, पॉलिटी, यही सब है। तो उसमें सामान्य, इसीलिए कहा जाता है कि जीएस है, जनरल स्टडी है, सामान्य अध्ययन करना है, लेकिन आपके उत्तर लेखन में वो झलक दिखना चाहिए कि एक अच्छा प्रशासक, अच्छे प्रशासक की निर्णय क्षमता बहुत अच्छी होती है, उसका व्यक्तित्व तो बहुत ही व्यवस्थित होता है। कैसे हमें पता चलेगा कि आपका जो डिसीजन मेकिंग है वह एक्यूरेट है? कैसे हमें पता चलेगा कि आपकी पर्सनालिटी वेल ऑर्गेनाइज्ड है? तो वस्तुतः आपके उत्तर लिखने के तरीके से पता चलता है। अब पूछ दिया गया मगध महाजनपद के उदय का कारण क्या है? एक बच्चा जो है वो पॉइंट वाइज में लिख रहा है, 10 पॉइंट लिख रहा है, 10 पॉइंट में बेटा कुछ भी उसे एवरेज गुड मार्क्स मिलेगा। एक बच्चा जो है उसे व्यवस्थित तरीके से भौगोलिक कारक, राजनीतिक कारक, आर्थिक कारक, सामाजिक कारक, तकनीकी, एक एक दो दो पॉइंट भी बता रहा है, तब भी उसे बहुत अच्छा नंबर मिलेगा। क्यों? क्योंकि चेक करने वाले को अभी यह अस्पष्टता समझ में आ रहा है कि ये बच्चा जो आंसर लिखा है इसका व्यक्तित्व तो बहुत ही व्यवस्थित है, इसे थोड़ा ज्यादा नंबर देते हैं, ये प्रशासन में आने के योग्य है। अगर भाषा शैली अच्छी है बेटा तब भी एक आध नंबर ज्यादा दे दिया जाता है कि कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होना चाहिए एक प्रशासक का, भाषा शैली अच्छी में तो बहुत कठिन शब्दों का प्रयोग नहीं करना है। तो मगध महाजनपद का उदय, तो कैसे जो बिहार का पटना नालंदा का क्षेत्र है उसका उदय हुआ, तो उसके कारणों पर हम लोग जब एडवांस बैच में रहेंगे तो विस्तार से चर्चा करेंगे। अब अगला मुद्दा क्या है? अगला मुद्दा जो है वह मगध साम्राज्य का विस्तार है। मगध साम्राज्य का विस्तार है। तो मगध साम्राज्य के विस्तार में 3 वंश रहते हैं, 3 वंश है। वह 3 वंश बेटा कौन है? तो वह 3 वंश जो हैं वह हर्यक वंश है, वह जो है शैशुनाग वंश है, और वह जो है नंद वंश है। हर्यक वंश, शैशुनाग वंश और नंद वंश। हर्यक वंश में 3 प्रमुख शासक रहते हैं। हर्यक वंश में बेटा 3 प्रमुख शासक रहते हैं। कौन कौन है? तो पहला जो है वह बिंबिसार है, फिर जो है अजात शत्रु है, फिर जो है उदयन है। हर्यक वंश, मगध साम्राज्य कैसे मगध देखते देखते बिहार से पूरे भारत का साम्राज्य बन गया, तो उसमें बेटा उनके जो शक्तिशाली 3 राजवंश हैं उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। अब जो शक्तिशाली 3 राजवंश हैं उसमें पहला राजवंश कौन है? तो पहला राजवंश जो है वह हर्यक वंश है। हर्यक वंश में 3 प्रमुख शासक हैं, बिंबिसार हैं, अजातशत्रु हैं और उदयन है। शैशुनाग वंश में बेटा जो है 2 प्रमुख शासक हैं, शिशुनाग हैं और जो है कालाशोक हैं, और जो है कालाशोक हैं। यहां भी नंद वंश में 2 प्रमुख शासक हैं। कौन है? तो
महापद्मनंद हैं और धनानंद हैं। अब बेटा जो है बहुत विस्तार से तो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा आप समझ सकते हैं। तो ये जो बिंबिसार रहते हैं, जैसे अन्य 16 महाजनपद हैं, उसी तरह से ये एकदम से साधारण जो है एक महाजनपद रहते हैं। लाइक द अदर महाजनपदास, द मगध महाजनपदास was as ordinary as the 15 other Mahajanpadas, but this was the potential king of Bindusar. This was the diplomatic initiatives of Bimbisar, who led who paved the way of the expansion of Magad Empire. ये बिंबिसार रहता है बेटा, उसकी कूटनीति रहती है। बिंबिसार का क्या है? बिंबिसार की जो है कूटनीति रहता है। उस कूटनीति से इन्होंने क्या किया? इन्होंने मगध साम्राज्य के विस्तार का मार्ग प्रशस्त किया। अब इस कूटनीति के तहत इन्होंने क्या किया? तो इन्होंने जो है 3 विवाह किए, इन्होंने वैवाहिक संबंध को बढ़ावा दिया, और 3 विवाह के अंतर्गत इन्होंने क्या किया? तो 3 विवाह के अंतर्गत पहला विवाह इन्होंने लिच्छवी गणराज्य में किया, लिच्छवी गणराज्य की राजकुमारी चेलन्ना से किया। लिच्छवी बेटा उस जमाने में आज का बिहार का जो मुजफ्फरपुर का क्षेत्र है, बहुत ही शक्तिशाली गणराज्य रहता है, तो वहां पे ये विवाह करते हैं। जैसे अगर आप लोग मुझे ये बताइए कि अभी अंबानी फैमिली में बेटा वो जो मोटे वाले हैं, उनका क्या नाम है? जो मुकेश अंबानी का मोटा वाला लड़का है, अभी 1-2 साल पहले उनका विवाह हुआ है। या अभी सचिन तेंदुलकर, क्रिकेट का अगर शौक रखते हैं तो सचिन तेंदुलकर के लड़के की शादी हो रही है। अब जो अनंत अंबानी नाम है, तो अनंत अंबानी का बेटा जिससे शादी हुआ, उस शादी से पहले आप क्या उस लड़की के खानदान के बारे में जानते थे? नहीं जानते थे। सचिन तेंदुलकर के लड़के की जिससे शादी हो रही है, उस लड़की के बारे में क्या आप पहले जानते थे? नहीं जानते थे। तो कहने का मतलब क्या है कि विवाह भी बेटा एक ऐसा मंच होता है जहां से कुछ परिवार देश में सुर्खियां बटोरते हैं, लोकप्रियता पाते हैं। अंबानी परिवार को कौन नहीं जानता था, लेकिन बेटा जिस लड़की की शादी हुई उसे, उसके परिवार को शायद ही कोई जानता रहा हो। तो वही हाल है कि इनको बेटा कौन जानता था? कोई नहीं जानता था। ये तो बहुत ही साधारण राजा थे, जैसे अन्य राजा 15 महाजनपद में थे। इन्होंने मगध साम्राज्य का विस्तार कैसे सुनिश्चित किया? तो कूटनीति से, बाय द डिप्लोमेटिक मीन्स। एंड इन दैट डिप्लोमेटिक मीन्स ही लेड he 3 times married to the 3 princes. Among them the first one were the लिच्छवी princess चेलन्ना। अब लिच्छवी बेटा उस जमाने के, जैसे आज अंबानी बहुत माना जाना परिवार है, तो लिच्छवी गणराज्य, जो लिच्छवी गणराज्य तो डेमोक्रेटिक स्टेट थे, देश का बहुत जाना माना गणराज्य था, उनसे विवाह करते हैं तो बिंबिसार को बहुत लोकप्रियता मिलता है। अगला विवाह किससे करते हैं? तो अगला विवाह जो है कोसल देश की जो राजकुमारी हैं, कोसल देवी से विवाह करते हैं। कोसल देश की राजकुमारी कोसल देवी से विवाह करते हैं, और इस विवाह के पश्चात इन्हें काशी महाजनपद, इस विवाह के पश्चात इन्हें काशी महाजनपद जो है वह दहेज के रूप में मिलता है। तो जो काशी महाजनपद दहेज के रूप में मिलता है, तो अब बेटा मगध महाजनपद बैठे बैठे, जैसे आईएएस का बेटा दहेज सुने हैं कितना मिलता है? बिहार में एक ना मैगजीन थी, शायद इंडियन आउटलुक था, कुछ साल पहले जो है, उसमें एक रेट निकला हुआ था कि बिहार में अगर सरकारी लड़का चाहिए तो सरकारी मतलब किस पद पे लड़का, हर पद का रेट निकला, रेट मतलब दहेज निकला था, कितना पैसा होगा तो आप इस पद के लड़के को पा सकते हैं।
तो कई लोगों का बेटा तो यही है कि हमें क्यों आईएएस बनना है, समाज सेवा तो बेटा शायद जो है 1-2% वाले हों। अधिकांश जो हैं वह उनका मोटिवेशनल फैक्टर है कि आईएएस बनने के बाद खूब पैसा हो जाएगा। दूसरे का है कि आईएएस अगर बन गए तो गाड़ी होगा, बंगला होगा, बैंक बैलेंस होगा। तो कहने का अर्थ क्या है, डाउरी दिस इज द समथिंग द हार्श रियलिटी ऑफ आवर सोसाइटी। दहेज प्रथा बेटा कोई आज नहीं है, उस जमाने में आज से लगभग 2500 साल पहले था। आज बेटा करोड़ों में दहेज मिलता है, उस जमाने में एक शहर ही क्या हुआ, काशी बनारस को कहते हैं, जहां से आपके देश के प्रधानमंत्री लोकसभा में रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक पूरा शहर ही क्या मिल गया, काशी महाजनपद ही दहेज। तो बैठे बिठाए क्या हुआ, बैठे बिठाए मगध साम्राज्य का विस्तार। अब मगध जो है काशी भी उसके में हो गया, तो प्रयागराज तक उसकी सीमाएं विस्तृत हो गई। अगला विवाह कहां करते हैं, तो अगला विवाह जो है मद्र देश की राजकुमारी क्षेमा के साथ करते हैं। मद्र देश बेटा पंजाब का क्षेत्र है। तो इन 3 विवाहों से ये सुर्खियां बटोरते हैं, काफी लोकप्रियता, मतलब भारत में अब इनको लोग जानने लगते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, तो उसके बाद अंग देश की विजय करते हैं। किसकी विजय करते हैं, अंग महाजनपद की इन्होंने विजय किया। तो ही कनकर्ड द अंग महाजनपद। तो अंग महाजनपद की विजय किए। तो अंग महाजनपद आज का जो है वह भागलपुर बिहार का क्षेत्र है। तो अब इनकी सीमा कहां से कहां तक हो गया, बंगाल से लेकर के प्रयागराज तक हो गया। तो मगध साम्राज्य का विस्तार ये बिंबिसार के समय का विस्तार है। जो हर्यक वंश है बेटा, इसे पितृहंता वंश भी कहते थे। हर्यक वंश को और क्या कहा जाता था, तो इसे जो है पितृहंता वंश कहते थे। पितृहंता वंश मींस कि पुत्र पिता की हत्या कर देता था। अजात शत्रु बिंबिसार के पुत्र थे, इन्होंने पिता की क्या किया, पिता की हत्या किया। हत्या करने के बाद शासक बनते हैं। शासक बनने के बाद मामा पक्ष जो है नाराज हो जाते हैं कि ऐसा जो है कपूत पैदा हुआ जिसने अपने पिता को मार डाला। तो ये कोसल महाजनपद, जो कोसल बेटा आज का अयोध्या का क्षेत्र है, कोसल महाजनपद वाले जो मामा प्रसेनजीत रहते हैं वो काशी छीन लेते हैं। कहते हैं कि मैंने काशी जो है वह तुम्हारे पिता को दिया था, न कि तुम्हारे जैसे कपूत को जो अपने पिता को ही मार देता है। तो काशी छीन लेते हैं। तो अजात शत्रु युद्ध से क्या करते हैं, काशी को फिर से जीत लेते हैं, अपने मामा को हराते हैं, फिर से जीत लेते हैं। इन्हीं के समय में बेटा क्या हुआ था, इन्हीं के समय में अजात शत्रु के समय में ही महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुआ था। महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुआ था। कब हुआ था, तो 483 ईसा पूर्व की बात है। और क्या होता है, तो प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन होता है। तो महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुआ है, तो उसी साल ये बौद्ध धर्म को मान रहे हैं। तो प्रथम बौद्ध संगीति, संगीति का मतलब बौद्ध धर्म को मानने वाले जितने भी भिक्षु हैं सबको बुलाया जाता है। तो इन्होंने प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कराया था। अगले शासक बेटा उदयन है। उदयन ने एक नवीन शहर पाटलिपुत्र की स्थापना किया। एक नवीन शहर पाटलिपुत्र की स्थापना किया और पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया। पाटलिपुत्र को उदयन ने क्या किया, इसे राजधानी भी बनाया। पहले राजधानी जो है राजगृह में था। बिंबिसार और अजातशत्रु के समय राजधानी राजगृह में था। इन्होंने एक नया शहर उदयन ही लेड द फाउंडेशन ऑफ अ न्यू सिटी दैट इज द पाटलिपुत्रा। लेटर ही मेड द कैपिटल ऑफ मगध महाजनपदा टू द पाटलिपुत्रा। पाटलिपुत्र को राजधानी बना दिया। उदयन के बाद बेटा कमजोर शासक आते हैं
अनिरुद्ध हैं, मुंड हैं, नागदशक हैं। नागदशक की हत्या किसने किया? नागदशक की हत्या शिशुनाग ने किया, और इस तरीके से शिशुनाग ने शैशुनाग वंश की नींव रखा। नागदशक की हत्या करते हैं तो नागदशक के मरने के साथ ही हर्यक वंश समाप्त हो जाता है। अब कौन सा वंश आता है? शैशुनाग वंश आता है। बात बेटा पल्ले पड़ रहा है? क्या कहानी चल रहा है? कुछ बेटा समझ में आ रहा है? इज दैट एवरीथिंग क्रिस्टल क्लियर? बताइए बेटा फटाफट मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए तो कि जो बातें चल रही हैं वो समझ में आ रहा है? कुछ तो नहीं बता, बस तो सिलेबस तो बता रहा हूं। तो ऐसे में क्या है? ऐसे में जो है, चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि सैसुनाग ने क्या किया। तो सैसुनाग ने बेटा जो है, इन्होंने अवंती की विजय किया। इन्होंने अवंती की विजय किया। अवंती जो उज्जैन का क्षेत्र है मध्य प्रदेश का। तो ऐसे में मगध साम्राज्य का विस्तार इन्होंने अब दक्षिण भारत की सीमा तक कर दिया। इन्होंने क्या किया? मगध साम्राज्य का विस्तार दक्षिण भारत की सीमा तक कर दिया। तो ये क्या है? ये जो है शिशुनाग वंश में शिशुनाग है, इन्होंने अवंती की विजय किया। इन्होंने राजधानी को पाटलिपुत्र से कहां पे ले गए? तो राजधानी को इन्होंने पाटलिपुत्र से, शिशुनाग ने पाटलिपुत्र से राजधानी वैशाली को बनाया। शिशुनाग ने राजधानी पाटलिपुत्र से वैशाली को बनाया। इसीलिए बेटा हल्का आ रहा है ना, इसीलिए क्या किया गया है, इसीलिए ये इंट्रोडक्शन बैच चल रहा है। पहले सिलेबस से आप रूबरू हो जाइए, फिर जब एडवांस बैच में आप आएंगे तो आने से पहले बेटा इसे रिवीजन कर लीजिएगा, फिर दोबारा फिर यही चीज पढ़ेंगे, डीप में जाकर के पढ़ेंगे तो सारी बातें परत दर परत जो है क्लियर होती जाएंगी। तो समय काल को बेटा मार दीजिए गोली। प्राचीन काल में समय काल का कोई मतलब नहीं है, मिलता ही नहीं है। मतलब नहीं है क्या? मिलता ही नहीं है एक्यूरेट समय काल। सिकंदर महान का जब आक्रमण होता है तो समय काल महत्व रखना शुरू करता है। तो आइए जो है आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि शिशुनाग ने अवंती को जीता और वैशाली को क्या किया? वैशाली को जो है वह राजधानी बनाया। अब इनके बाद जो कालाशोक आते हैं, कालाशोक ने वैशाली से फिर से पाटलिपुत्र को क्या किया? पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया। इन्होंने फिर से बेटा जो है वैशाली से पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया, और तब से लेकर कालाशोक के जमाने से लेकर लगभग 1000 वर्षों तक पाटलिपुत्र देश की राजधानी रहा। कालाशोक के समय में महात्मा बुद्ध की मृत्यु के 100 साल के पश्चात 383 बीसी में क्या होता है? 383 बीसी में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ। 383 बीसी में क्या होता है? द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ। तो ये कौन है? ये कालाशोक है। अब जो है नंद वंश बेटा, इसके बाद मगध साम्राज्य के विस्तार में 3 वंश है। हर्यक वंश हो गया, देन आफ्टर सैसुनाग वंश हो गया, अगले कौन है? नंद वंश है। तो नंद वंश क्या है? नंद वंश जो है ये भारतीय इतिहास के प्रथम कौन है? प्रथम निम्न कुल के वंश हैं।
निम्न कुल के वंश रहते हैं। तो नंदा डायनेस्टी, दिस वाज द फर्स्ट लो क्लैन डायनेस्टी ऑफ इंडियन हिस्ट्री। 4 वर्ण के बारे में बेटा सुने हैं, ऋग्वेद के 10वें मंडल में 4 वर्ण व्यवस्था के बारे में उल्लेख मिलता है। ब्राह्मण का काम बौद्धिक गतिविधियां करना है, क्षत्रिय का काम शासन प्रशासन करना है, और वैश्य का काम व्यापार वाणिज्य करना है, शूद्र का काम जो है वह अन्य वर्णों की सेवा करना है। तो शासन प्रशासन का काम क्षत्रियों का काम है, लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा है कि निम्न कुल के या शूद्र वंश के कोई शासक शासन कर रहे हैं। वह कौन है? वह नंद वंश है। नंद वंश के संस्थापक महापद्मनंद हैं। महापद्मनंद बेटा शक्तिशाली शासक हैं। तो ऐसे में इनकी उपाधि क्या है? तो इनकी उपाधि जो है वह सर्व क्षत्रांतक की है। मतलब सभी क्षत्रियों का महापद्मनंद ने नाश किया था। इनकी उपाधि बेटा जो है वह एक राट की है। इनकी उपाधि एक राट की है। एक राट मतलब इस पृथ्वी पर एक ही राजा, वह कौन है? महापद्मनंद है। इन्होंने कई महाजनपद को जीता। इन्होंने कलिंग को जीता, इन्होंने कुरु मतलब दिल्ली वाले क्षेत्र को जीता। तो ऐसे करके कई महाजनपदों की विजय इन्होंने किया था। महापद्मनंद जो रहते हैं वह जैन धर्म को मानने वाले रहते हैं। अभी आपने देखा कि ये लोग बौद्ध धर्म को मान रहे हैं, अजातशत्रु बौद्ध धर्म को मान रहे हैं, कालाशोक बौद्ध धर्म को मान रहे हैं। महापद्मनंद जैन धर्म को मानते थे। धनानंद जो हैं वह नंद वंश के अंतिम शासक रहते हैं। नंद वंश के अंतिम शासक रहते हैं। और कैसे रहते हैं? तो ये घमंडी स्वभाव के रहते हैं। घमंडी स्वभाव के हैं। और इनका राज पुरोहित कौन है? तो इनका जो है राज पुरोहित जो है वह चाणक्य है। इनके राज पुरोहित कौन रहते हैं? इनके राज पुरोहित जो हैं वह चाणक्य रहते हैं। तो चाणक्य ही वॉज द रॉयल प्रिस्ट ऑफ धनानंद। एक दिन की बात रहती है, तक्षशिला विश्वविद्यालय के क्वेश्चन में बेटा कौन सा मैप यूज होता है? अगर आपका ऑप्शनल हिस्ट्री है तो ऑप्शनल हिस्ट्री में मैप का यूज होता है। तो इनके बेटा राजपुरोहित कौन है? इनके राजपुरोहित चाणक्य रहते हैं। चाणक्य जो हैं, एक दिन की बात रहती है, तक्षशिला विश्वविद्यालय के कुछ छात्र धनानंद की सभा में शास्त्रार्थ की अनुमति चाहते थे। जो शास्त्रार्थ की अनुमति चाहते थे, तो ऐसे में क्या था? ऐसे में जो है धनानंद जो है घमंडी है, वो मना कर देते हैं। कहते हैं ये शास्त्रार्थ सब बहाना है। शास्त्रार्थ मतलब डिबेट होता है, जैसे आप लोग डिबेट करते हैं आपस में किसी टॉपिक पे। तो धनानंद कहते हैं कि शास्त्रार्थ एक बहाना है, असल में राजाओं से दान पाने का, भीख मांगने का एक माध्यम है। तो जब इस तरीके से वह तक्षशिला विश्वविद्यालय के छात्रों को अपमानित कर रहे होते हैं, वैसे में कौन टोकता है? वैसे में चाणक्य, उनके राजपुरोहित टोकते हैं और कहते हैं कि नहीं राजन, नहीं राजन तो नहीं राजा, शास्त्रार्थ जो है वह दान मांगने का कोई माध्यम नहीं, बल्कि समाज को सृजनात्मक दिशा दिखाने का माध्यम है। तो जब वो टोकते हैं तो ये बात धनानंद को नागवार गुजरता है। धनानंद इनको भी जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करके अपमानित करता है और कहता है कि हमारे सभा से निकल जाओ। चाणक्य जब सभा से जा रहे होते हैं तो जाते समय एक बड़ा ही कालजयी वक्तव्य देते हैं। कहते हैं कि ऐ धनानंद,
मैं एक गुरु हूं और गुरु के हाथों में सृजन और विध्वंस दोनों खेलता है। कहते हैं गुरु के हाथों में सृजन और विध्वंस दोनों खेलता है। तो ऐसे में क्या है, ऐसे में कहते हैं कि एक दिन मैं नंद वंश का नाश कर दूंगा। धनानंद फिर इनको अपमानित करता है, कहता है जाओ जाओ, बहुत तुम्हारे जैसे देखे हैं। तो इस तरीके से अब चाणक्य इनकी इस भरी सभा से निकलते हैं। जाना कहां है पता नहीं है, परंतु अभी पहला मकसद है कि राजधानी पाटलिपुत्र से बाहर निकला जाए। जब नगर छोड़कर जा रहे होते हैं तो कुछ लड़कों को एक खेल खेलते हुए देखते हैं। वह खेल कौन सा है? तो वह खेल बेटा राजकिलमकारी का खेल है। राजकिलमकारी का खेल मीन्स कि एक लड़का उसमें राजा बनेगा और वो जो कहेगा उसके साथी जो लड़के हैं वह राजा के आदेश का पालन करेंगे। या कोई विपत्ति आती है तो उस तरीके मतलब सबको एक एक राजकिलमकारी में तो एक राजा बनेगा, बाकी सब राजा के सहयोगी हैं और एक तरीके से किसी कहानी का मंचन होता है। जो लड़का राजा बना था वो राजा का इतना ही सही तरीके से अभिनय कर रहा था कि चाणक्य जैसे राजपुरोहित उसके अभिनय को देखकर पत्थर की तरह खड़े हो जाते हैं और एक टक पूरी कहानी देखते रह जाते हैं। खेल जब खत्म होता है तो चाणक्य उस लड़के को अपने पास बुलाते हैं। लड़का जब उनके पास आता है तो उससे पूछते हैं कि बताओ तुम जीवन में क्या बनना चाहते हो। लड़का महत्वाकांक्षी था, वह कहता है कि मैं वास्तविक जीवन में भी राजा बनना चाहता हूं। चाणक्य कहते हैं कि मेरे साथ चलो, एक दिन समस्त हिंदुस्तान का तुम्हें सम्राट बनाऊंगा, एक दिन समस्त भारतवर्ष का तुम्हें सम्राट बनाऊंगा। लड़का उनके साथ चल देता है। तो ऐसे में बेटा ये मगध महाजनपद, मगध साम्राज्य का जो विस्तार है उसकी कहानी है। अब आगे बढ़ते हैं और अगला मुद्दा क्या है? तो अगला मुद्दा है कि प्राक मौर्य काल में विदेशी आक्रमण। प्राक मौर्य काल में विदेशी आक्रमण। विदेशी आक्रमण में क्या है? विदेशी आक्रमण में जो है वह यूनानी आक्रमण है। विदेशी आक्रमण में बेटा क्या है? विदेशी आक्रमण में यूनानी आक्रमण है। अगला क्या है? तो अगला जो है नहीं, पहला जो है ईरानी आक्रमण होगा। विदेशी आक्रमण बेटा पहला जो है वह ईरानी आक्रमण होगा और दूसरा जो है वह यूनानी आक्रमण है। अभी प्राक मौर्य काल ही चल रहा है, तो प्राक मौर्य काल में दो विदेशी आक्रमण हुए हैं। एक कहानी रोक दिया बेटा, वहीं से मौर्य साम्राज्य, वो लड़का जो था ना कहानी मैंने नहीं रोका हूं, वो अगला टॉपिक जब शुरू होगा, मौर्य साम्राज्य जब शुरू होगा तो फिर से उस लड़के की कहानी शुरू होगी। वही लड़का बेटा धनानंद को हटा करके महान मौर्य साम्राज्य की नींव रखता है। तो अभी पिक्चर बेटा बाकी है, पिक्चर अभी खत्म, पिक्चर की कहानी अभी खत्म नहीं हुआ है। पिक्चर अभी उसे पॉज किया हूं, बस थोड़ी देर के लिए रोका हूं। जैसे ही महान मौर्य साम्राज्य शुरू होगा वो कहानी फिर वहीं से शुरू होगी। तो प्राक मौर्य काल में विदेशी आक्रमण होता है। विदेशी आक्रमण में ईरानी आक्रमण सबसे पहले होता है। जो ईरानी आक्रमण होता है ये क्या है? तो ईरानी आक्रमण कब हुआ था? तो ईरानी आक्रमण 516 ईसा पूर्व में हुआ था। द ईरानियन इन्वेजन इट वाज द 516 BC।
जो 516 ईसा पूर्व में ईरानी आक्रमण हुआ था, यह किसके नेतृत्व में हुआ था? तो यह डेरियस प्रथम के नेतृत्व में हुआ था। इन्होंने किस क्षेत्र की विजय किया? तो इन्होंने जो है सिंध और पंजाब क्षेत्र की विजय किया। सिंध और पंजाब क्षेत्र की विजय किया। इसका उल्लेख हमें कहां मिलता है? तो इसका उल्लेख हमें इनके 3 अभिलेखों में मिलता है। वो 3 अभिलेख कौन से हैं? वह 3 अभिलेख जो हैं वह नक्शे रुस्तम है, वह पर्सिपोलिस है। नक्शे रुस्तम, पर्सिपोलिस और बेहिस्तून अभिलेख है। तो वी आर गेटिंग द मेंशनिंग ऑफ द concurrence of Darius first of the India's Sindh and Punjab region by 3 inscriptions, that is the Naqsh Rustam, Persepolis and Behistun। तो चलिए बेटा, ये ईरानी आक्रमण हो गया। यूनानी आक्रमण किसके नेतृत्व में होता है? तो यूनानी आक्रमण जो है वह सिकंदर महान के नेतृत्व में होता है। कब होता है? 326 ईसा पूर्व में होता है। सिकंदर कहां का था? तो सिकंदर जो है यूनान के मकदुनिया का था। मकदुनिया, इसे आज बेटा मैसिडोनिया कहते हैं। इसके पिता का क्या नाम था? तो सिकंदर के पिता का नाम फिलिप था, फिलिप सेकेंड था। सिकंदर महान नाम तो बेटा सुना होगा। तो द फादर ऑफ अलेक्जेंडर द ग्रेट, इट वॉज फिलिप सेकेंड। एक बेटा कहावत सुने होंगे, पूत के पांव पालने में नजर आ जाते हैं। तो ऐसे ही क्या है, ऐसे ही सिकंदर की प्रतिभा इनके पिता को बचपन में ही, जब ये युवावस्था में रहते हैं, तभी समझ में आ जाता है। एक दिन की बात, जैसे बेटा लाखों की जनसंख्या में कोई एक नसीबवान राजा बनता था, लाखों की जनसंख्या में कोई एक जो नसीबवान था वो राजा बनता था, वैसे ही जो राजा का घोड़ा होता था वह लाखों में कोई एक घोड़ा राजा का घोड़ा होता था। ये बेटा फ्लो चार्ट है, आप ना मेरे फ्लो चार्ट को तुरंत नहीं समझ पाएंगे। 10-5 क्लास बेटा करेंगे, 10-5 क्लास करते करते आप मेरे फ्लो चार्ट को समझ पाएंगे। आप कहानी को समझिए, और जरूरी नहीं है कि मैं जैसे आड़ा तिरछा तीर बना रहा हूं आप भी वैसे बनाइए। एक बेटा कहावत है, धीरे धीरे रे मना धीरे से सब होए, माली सींचे 100 घड़ा रुत आए फल होए। आईएएस की कोचिंग ज्वाइन करते ही बेटा आप एक आईएएस के बराबर नहीं हो जाएंगे। आपको बैच में ढलने के लिए, आईएएस के बैच का जो लेवल होता है उस लेवल में आने के लिए कुछ तो समय लगेगा ना, कुछ तो समय लगेगा। मीन्स के 2-4-10 क्लास बेटा लगेगा, आ जाएगा। जब आप धीरे धीरे उसे समझेंगे ना, मेरे पैटर्न को, मेरे स्टाइल को समझेंगे तो कर ले जाएंगे। अब राइटिंग बेटा आप ही बताइए, आप लोग बताइए, राइटिंग मेरी खराब है? मुझे लगता है बेटा कि ठीक ही ठाक है। तो नहीं, कुछ नहीं बनाना है भाई। मैं कह रहा हूं कि मैं सिलेबस बता रहा हूं, मैं कुछ पढ़ा थोड़ी रहा हूं। एक जैसे वो खाना खाने बेटा किसी अच्छे रेस्टोरेंट में जाएंगे या अच्छे होटल में जाएंगे तो खाना से पहले स्टार्टर आता है ना, स्टार्टर में, या शादियों में भी जाते हैं तो अच्छी शादियां होती हैं तो वहां भी खाना से पहले। तो ये आपका जो आईएएस का मेंस का बैच है, एडवांस लेवल का जो बैच होगा,
उसके पहले का ये स्टार्टर है। स्टार्टर में इसकी सिलेबस से आप लोगों को रूबरू करा रहा हूं। चलिए जो है तो आइए कहानी सुनिए। कहानी में बेटा उसमें खो जाइए, जो है वही काम आएगा, बाकी राइटिंग वाइटिंग के चक्कर में मत पड़िए। तो हाँ, कहानी क्या थी कि जैसे लाखों में कोई एक नसीबवान राजा होता था, वैसे ही बेटा लाखों घोड़ों में कोई एक नसीबवान, नसीबवान क्या, जो सबसे योग्य होता था वह राजा का घोड़ा बनने का सौभाग्य पाता था। एक दिन की बात रहती है, सिकंदर महान के पिता फिलिप द्वितीय का जो घोड़ा है वह शाही अस्तबल से निकल गया था। सैनिक उसे पकड़ने का प्रयास कर रहे थे। वो घोड़ा बेटा इतना शक्तिशाली, इतना चुस्त दुरुस्त और चपल था कि जो भी उसके पास जाता मारता लात से, तो वो सैनिक दूर जाके गिरता। तो ऐसे में फिलिप को ये देख के बड़ा मजा आ रहा था कि मेरा घोड़ा है, राजा का घोड़ा है। एरू गैरू नत्थु खैरू के अगर हाथों में उसकी लगाम आ गई तो मेरा घोड़ा होने का मतलब क्या है। थोड़ी देर ये वाकया देखते देखते फिलिप द्वितीय जो रहते हैं वह इनाम की घोषणा करते हैं। इनाम की घोषणा होते ही और सारे सैनिक आ जाते हैं। और सारे सैनिक आ जाते हैं बेटा, तो ऐसे में क्या होता है, ऐसे में जो है शोरगुल होने लगता है। जब शोरगुल को सुनते हैं सिकंदर, तो अभी युवा रहते हैं, तो सिकंदर कहते हैं कि इतना हल्ला गुल्ला क्यों हो रहा है। तो सैनिक उन्हें बताते हैं कि आपके पिता का घोड़ा शाही अस्तबल से निकल गया है, किसी के हाथ में लगाम उसकी किसी के हाथ में आ ही नहीं रही है। आपके पिता ने इनाम की घोषणा किया है, इसलिए सारे सैनिक मिल करके सोच रहे हैं पकड़ें, लेकिन वह पकड़ में आ ही नहीं रहा है। सिकंदर क्या करता है, कहता है एक घोड़े को पकड़ने के लिए इतनी ज्यादा भीड़ लगी हुई है। तो वह क्या करते हैं, वह जो है लोगों को ढकेलते हुए वह जाते हैं, घोड़े के पास जाते हैं। तो घोड़े को देखते हैं कि वो दो पैरों पे खड़ा होकर के अपना पैर पूरा ऊपर तक करके हिनहिना रहा है कि मेरे पास आने की जुर्रत मत करना। सिकंदर क्या करते हैं, सिकंदर धीरे धीरे हाथों का इशारा करते हुए घोड़े के पास पहुंचते हैं। और घोड़े के पास पहुंचते हैं तो बिजली की रफ्तार से घोड़े की तरफ जाते हैं, उसके लगाम को पकड़ते हैं, जोर से खींचते हैं। घोड़ा घुटनों के बल गिरता है। घोड़ा घुटनों के बल गिरता है। जब तक घोड़ा संभल पाता तब तक सिकंदर घोड़े के पीठ पर और घोड़े के लगाम को खींचते हुए बिजली की रफ्तार से वह खेतों की तरफ घोड़े को लेकर निकल जाते हैं। तो ऐसे में क्या होता है, ऐसे में ये सारा वाकया उनके पिता फिलिप अपने महल से देख रहे होते हैं। फिलिप को लगता है कि एक से बड़े एक सुरमा थे, एक से बढ़कर एक सैनिक थे, कोई मेरे घोड़े को छू नहीं पाया। अभी मेरा बेटा युवा है, एक ही झटके में वह घोड़े के पीठ पर सवार होकर घोड़े को लेकर के मैदानों की तरफ निकल गया। सिकंदर जब आते हैं तो एक पिता बेटा, आपका जीवन में कोई एक व्यक्ति जो चाहता है कि आप उनसे भी सफल बने, तो वो आपके पिता हैं। दुनिया में बेटा बस एक माँ बाप होते हैं जो अपने लाडले को चाहते हैं कि वो हमसे भी सफल बने। वैसे ही फिलिप रहते हैं। सिकंदर जब आता है तो कहते हैं कि बेटा तुम कोई साधारण प्रतिभा नहीं हो, तुम विश्व विजेता हो। और कहते हैं कभी अपने अरमानों का, अपने ख्वाहिशों का गला मत घोटना, मेरे बाद जो जी में आएगा वो करना। तुम्हारे अंदर सारे एक योग्य राजा के हुनर हैं। फिलिप द्वितीय की जब मृत्यु होती है तो सिकंदर महत्वाकांक्षी थे, विश्व विजय के अभियान पर निकल जाते हैं। विश्व विजय के अभियान पे बेटा जो है जब निकलते हैं तो ये जो है किसे जीतते हैं, टर्की जीतते हैं, सीरिया जीतते हैं, आज का जो इराक और ईरान का क्षेत्र है उसे जीतते हैं। और जीतते हुए कहाँ पे आ जाते हैं, तो जीतते हुए जो है ये मध्य एशिया को जीतते हैं।
उसके बाद जो है ये भारत में आते हैं। जो एक कहावत है बेटा ना, नाम बड़े और दर्शन फीके। तो सिंधु नदी के तट पर एक बड़े शासक रहते हैं, आंभी। तो सिकंदर की सेना को लगता है कि आंभी से मुकाबला होगा, लेकिन आंभी सिकंदर के आते ही समर्पण कर देता है। सिंधु नदी से आगे जब ये लोग बढ़ते हैं तो झेलम के तट पर एक छोटे शासक रहते हैं। उनका कोई ध्यान ही नहीं दे रहा था। सबको लग रहा था कि अब अगला युद्ध जो है धनानंद से, वही नंद वंश का धनानंद, उससे होगा, क्योंकि धनानंद की सेना बड़ी थी। पोरस को समाचार भिजवा दिया जाता है कि समर्पण कर दो। पोरस बेटा छोटा राजा था, लेकिन वीर था, योद्धा था। पोरस ललकारता है पत्र में। बाहुबली पिक्चर देखे हैं? बाहुबली पिक्चर में वो कौन नाम रहता है उनका, जो देवसेना शायद नाम रहता है ना, जो हीरोइन है, जो नायिका है। तो वो देवसेना को शिवगामिनी देवी जो है भल्लाल देव के विवाह का जब पत्र भेजती हैं, तो बड़े कुछ अहंकार जैसे शब्द उस पत्र में रहते हैं। तो देवसेना उसका विरोध करती है। वैसे ही जो पोरस को सिकंदर का पत्र आया था, उसमें अहंकार झलक रहा था, और उस अहंकार से गुस्साए हुए पोरस ने संदेशा भिजवाया कि जाओ अपने राजाओं के राजा, महान राजा से कह देना कि सारी शक्ति बस पत्र में ही है, या युद्ध के मैदान पे भी शक्ति वो दिखाते हैं। अगर है दमखम तो आए युद्ध के मैदान पर युद्ध करें। ऐसे में सिकंदर को जब ये बातें सुनते हैं तो सिकंदर तुरंत आदेश देते हैं कि आक्रमण करो। आक्रमण करो। तो बारिश का मौसम रहता है, और उस बारिश के मौसम में जो झेलम नदी, पहाड़ी नदी है, पहाड़ी नदी झेलम जो है वह उफान पे रहता है। झेलम बेटा उफान पे रहता है। ये कहावत आप सुने होंगे, पुरानी कश्ती को पार लेकर फकत हमारा हुनर गया था। पुरानी कश्ती को पार लेकर फकत हमारा हुनर गया था। नए खवैये ये न समझे नदी का पानी उतर गया है। झेलम नदी उफान पर रहती है। सिकंदर योद्धा रहता है। वह कहता है कितने दिन हम इंतजार करेंगे कि नदी का पानी रुके। वो कहता है पहाड़ी नदी है, ऊपर की तरफ धारा के दिशा में चलिए, कहीं तो जाके नदी पतली हुई होगी। तो ऐसे में क्या है, ऐसे में जो है वहीं से नदी को पार करेंगे और पोरस को पराजित करेंगे। तो ऐसे में सिकंदर की सेना 12 किलोमीटर उत्तर की तरफ जाती है। वहां पे नदी का मुहाना मिलता है, मतलब नदी सक्रिय है। यहां से पार करके, और रात के समय में ये 12 किलोमीटर उत्तर में गए थे, यहां से पार करके बेटा इधर पोरस की सेना है, इधर सिकंदर की सेना है। तो अब 12 किलोमीटर नीचे भी तो आना है, 12 किलोमीटर नीचे भी तो आना है। तो जब नीचे आते हैं तब तक पौ फटने वाला होता है, मतलब सवेरा होने वाला होता है। सहसा क्या होता है, सिकंदर की सेना पोरस की सेना पे आक्रमण करती है। सहसा सिकंदर की सेना पोरस की सेना पे जब आक्रमण करती है, तो ऐसे में सैनिकों, अब कोई भी बेटा आज के भी जमाने में सैनिक जो है वह बंदूक लेकर AK-47 लेकर सोते नहीं है, वो सब जमा हो जाता है शस्त्रागार में। उस जमाने में भी बेटा सैनिक तलवार लेके नहीं सोते थे, वो शस्त्रागार में जमा हो जाता था। एकाएक आक्रमण होता है, सैनिकों में अफरा तफरी मचता है, सैनिक भागने लगते हैं। जब पोरस को पता चलता है कि धोखे से सोती हुई सेना पे आक्रमण हुआ है, तो वो अपनी तलवार उठाता है, और एक गाने का बोल है, तुमने पुकारा और हम चले आए रे, जान हथेली पर ले आए रे। तो बेटा कुछ वैसा ही भाव जो है वह पोरस का रहता है, और उसे लगता है कि सोती हुई सेना पे धोखे से आक्रमण किया, तुमने ललकारा और हम चले आए रे। और वही है बेटा ना, जान हथ, मतलब पोरस की सेना भाग रही है, पोरस अपनी तलवार लेकर, ना तो वह शिरस्त्राण पहनता है, ना तो वह ढाल ले पाता है। वह अकेले जाकर के मैदाने जंग में लड़ना शुरू, मैदाने जंग क्या बेटा, वो तो उसके शिविर पे ही आक्रमण हुआ था, वहां पे
यूनानी सैनिकों से लड़ना शुरू करता है। पोरस की भागती हुई सेना देखती है कि वाह रे हमारा राजा, इससे अपने जान की परवाह नहीं है, इसे अपने छोटे से राज्य का शासक, इसे अपने राज्य के स्वतंत्रता प्यारी है। सैनिकों को अपनी कायरता का बोध होता है, सैनिकों को लगता है धिक्कार है इस जीवन पे, जब हमारा राजा ही नहीं रहेगा तो हम रह के क्या करेंगे। तो इस तरीके से अब भागती हुई सेना पोरस की वीरता को देखते हुए आते हैं, और ऐसे में क्या होता है, ऐसे में बेटा जो है अब जो कहते हैं ना कि कारवां बनता गया, काफिला चलता गया, ऐसे में जब पोरस की सेना आती है, युद्ध लड़ना शुरू होती है। सिकंदर की सेना युद्ध हार रही है। क्यों? क्योंकि पोरस के पास हाथी थे। पोरस के हाथी बेटा युद्ध के मैदान पे घमासान मचाते हैं। पहली बार यूनानी सैनिक इतना भारी भरकम जानवर देख रहे थे। लेकिन बेटा जो कहते हैं ना कि वही होता है जो मंजूरे खुदा होता है। बारिश का मौसम था, बारिश होना शुरू होता है। बारिश होने से मिट्टी गीली होना शुरू होती है। गीली मिट्टी में हाथियों के पैर फंसने शुरू होते हैं, और यहीं से युद्ध करवट लेना शुरू करता है। और क्या होता है, अब सिकंदर युद्ध जीत जाता है। पोरस को बंदी बनाया जाता है। अगले दिन सिकंदर के दरबार में पोरस को बंदी बना करके वह लाता है। तो ऐसे में उस जमाने में बेटा जब राजा को बंदी बना के लाया जाता था, दुश्मन देश जो राजा हारा है उसको जीते हुए राजा के दरबार में लाया जाता था, तो यूं मोटी मोटी लोहे की चेन जो है, लोहे का जंजीर उसके गले में बांधा जाता था। खूब भारी लोहा उसके कंधों पे ऐसे रखा जाता था। पैरों में बेड़ियां होती थीं। तो भारी भारी लोहे की जंजीरें क्यों होती थीं कि राजा के, जो हारा हुआ राजा है, दरबार में उसके कंधे झुके हों, गर्दन में बेटा एक गोल सा रिंग जो है, गोल सा लोहे का रिंग की गर्दन झुकी हो। पोरस आता है बेटा तो उसका जो टेरर है, उसका जो टसन है वह अलग ही है। वह जब सिकंदर के दरबार में आता है तो अपनी पूरी शक्ति को भींचते हुए, उसके कंधे बेटा टाइट हैं और गर्दन झुकी नहीं है, बल्कि निगाहें जो हैं वह सिकंदर के आंखों में घूरते हुए पोरस धीरे धीरे दरबार में सिकंदर की तरफ आगे बढ़ता है। सिकंदर ने पोरस की वीरता युद्ध के मैदान पे देखा था कि कैसे उसके सैनिक भाग रहे थे, और कैसे बिना वह शिरस्त्राण, बिना वह ढाल लिए अकेले जान हथेली पे लेके युद्ध लड़ने के लिए आ गया था। वो जमाना बेटा, बाहुबली फिल्म देखे हैं ना, उसमें एक वो है ना, वो कौन रहते हैं, महेंद्र बाहुबली की कौन रहते हैं ना, वो कहते ना, गलत किया देवसेना, स्त्रियों के साथ दुर्व्यवहार करने वालों का उंगलियां नहीं काटते हैं उसका गराल। तो ऐसे में क्या है, ऐसे में जो है राजा रजवाड़ों का दौर था। आज की तरह बेटा लोकतंत्र थोड़ी है कि कोर्ट में मुकदमा चलेगा। अब ये क्या है, ये धृष्टता है। धृष्टता मीन्स की उसे दुस्साहस कहेंगे कि एक हारा हुआ सैनिक जो है बेड़ियों में जकड़ा है और हमारे ही दरबार में हमारे ही राजा को घूरते हुए आ रहा है। मैंने कहा ना, गर्दन झुकी होनी चाहिए, कंधे झुके, और पोरस बेटा एकदम उल्टा जो है, वो कंधा टाइट है और निगाहें निगाहों में सिकंदर के आंखों में घूरते हुए आगे बढ़ रहा है। और जा करके पोरस सिकंदर के सामने बेड़ियों में जकड़ा है, लेकिन तन करके खड़ा है। पूरी राजसभा थरथर कांप रही है कि पोरस का गर्दन या तो अब काट दिया जाएगा या कुछ क्षण बाद काट दिया जाएगा। सबके चेहरे पे डर था, परंतु जो निडर था वह पोरस था। सिकंदर को पोरस की ये वीरता बहुत प्रभावित करती है, क्योंकि सिकंदर खुद वीर था, विश्व विजेता था, वह वीर था और वीरों का सम्मान करता था। सिकंदर पूछता है कि ऐ पोरस, ये बताओ तुम्हारे साथ क्या सुलूक किया जाए।
तुम्हारे साथ क्या सुलूक किया जाए। तो ऐसे में पोरस कहता है कि ऐ सिकंदर, मैं तुमसे रहम की भीख नहीं मांगता हूं, तुम मुझसे वैसा ही सुलूक करो जैसा एक जीते हुए देश का राजा एक पराजित राजा से व्यवहार करता है। सिकंदर बहुत खुश होता है, वह सिंहासन से उठता है, वह नीचे उतरता है, पोरस को गले लगाता है और कहता है कि निश्चय ही तुम एक वीर योद्धा हो, और उनका पूरा राज्य पोरस का उन्हें वापस कर देता है। पोरस भी उनकी अधीनता मान लेते हैं। तो ये बेटा सिकंदर और पोरस की कहानी। बाकी सारी कहानी बेटा सिलेबस का इंट्रोडक्शन हो रहा है तो बाकी सारी कहानी नहीं बता पाऊंगा। तो यहां तक की कहानी बेटा निश्चय ही समझ में आया होगा। तो चलिए जो है अब अगला मुद्दा क्या है। तो अगला मुद्दा जो है वह महान मौर्य साम्राज्य है। वह महान मौर्य साम्राज्य है, द ग्रेट मौर्यन एम्पायर। तो जो महान मौर्य साम्राज्य है महान मौर्य साम्राज्य 323 से 184 बीसी तक रहता है। 323 से 184 ईसा पूर्व तक रहता है। यहाँ पे 3 शासक हैं। चंद्रगुप्त मौर्य हैं, बिंदुसार हैं और सम्राट अशोक हैं। चलिए, तो अभी थोड़ी देर पहले आप लोग कह रहे थे नहीं सर कहानी क्यों छोड़ दिया। तो दो चाणक्य रहते हैं जो उस लड़के को कहते हैं कि मेरे साथ चलो, एक दिन तुम्हें समस्त हिंदुस्तान का सम्राट बनाऊंगा। वो लड़का न तो कोई किंतु करता है न तो परंतु करता है, वह पूर्ण विश्वास करते हुए चाणक्य के साथ चल देता है। अब चाणक्य जो है बेटा उनका क्या है, कहां जाना है पता नहीं है, परंतु ये पता है कि नंद वंश की सीमा से बाहर जाना है। तो वो कहां जाते हैं, तो मद्र देश, जो बिंबिसार ने तीसरा विवाह मद्र देश जो आज का पंजाब का क्षेत्र है, तो वह मद्र देश के पास में जाते हैं। और उन दिनों सिकंदर जो है पोरस को हरा करके झेलम नदी से आगे बढ़ते हुए ब्यास के तट तक पहुंच गया था। ब्यास के तट तक पहुंच गया था तो सिकंदर के बारे में कौन नहीं जानता था। सबको पता था कि सिकंदर का सपना विश्व विजेता का है और विश्व विजेता बनने का अंतिम पड़ाव धनानंद का राज्य है। तो चाणक्य को अपने अपमान का बदला लेना था, वह सिकंदर के पास जाते हैं। सिकंदर से कहते हैं कि हमने सुना है कि तुम धनानंद को हराना चाहते हो, और कहते हैं हमारा भी मकसद वही है। तो कहते हैं मैं उनका प्रधान राजपुरोहित हूं, मैं तुम्हें सहयोग दे सकता हूं। परंतु सिकंदर इनके सहयोग के, चाणक्य के सहयोग के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करता है। सिकंदर कहता है कि यदि हमें जीतना होगा तो धनानंद को मैं अपने बाहुबल से हराऊंगा, न कि तुम्हारे विश्वासघात से। तो ऐसे में आकर के ये लोग मध्य देश के पास अपना अस्थायी ठिकाना बनाते हैं। जो कहते हैं बेटा ना कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, और एक दिन मंजिल भी मिलेगी तथा मंजिल से मिलने का मजा भी आएगा। तो
हौसला रखना चाहिए, जो एक कहते हैं ना, ताजो तख्त नहीं मगर दिल में शहंशाह की हिम्मत है। तो वही हौसला जो है चाणक्य के अंदर भी था। क्यों? क्योंकि सिकंदर भी मना कर दिया, कोई न तो उनके पास सेना है, न तो वो किसी देश के राजा हैं, बस हौसला है। जो कहा जाता है ना कि वी शैल ओवरकम, वी शैल ओवरकम समडे, जो बेटा कहते हैं ना, होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। तो ऐसे में क्या है, ऐसे में मन में बस एक आशावाद था कि धनानंद की सत्ता को उखाड़ फेंकना है और कुछ न कुछ अच्छा ही होगा। तो मद्र देश के पास वो शरण लिए हुए हैं और एक दिन उन्हें सूचना मिलता है कि सिकंदर की सेना विद्रोह कर दी है, सिकंदर भारत से जा रहा है। ऐसे में अब इनके लिए एक अवसर हो जाता है। अवसर क्या है भाई? तो सिकंदर जब चले जाते हैं तो धीरे धीरे ये क्या करते हैं, धीरे धीरे चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य की सहायता से आज का जो ये पाकिस्तान का क्षेत्र है, उस क्षेत्र पे, पंजाब और पाकिस्तान बड़े क्षेत्र पे, ये अपना राज्य स्थापित कर लेते हैं। अब ऐसे में चंद्रगुप्त मौर्य युवा रहते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य जब युवा रहते हैं तो वह चाणक्य से कहते हैं कि अब हमारा राज्य भी बड़ा हो गया, अब हमारी सेना भी हो गई, ऐसे में गुरुदेव अब सही समय है धनानंद की सत्ता को उखाड़ फेंकने का। तो ऐसे में क्या है, ऐसे में चाणक्य क्या कहते हैं? चाणक्य कहते हैं कि ऐ चंद्रगुप्त, धनानंद को मैं और तुम नहीं मारेंगे, धनानंद को उसका अहंकार मारेगा, धनानंद को उसका अहंकार मारेगा। और कहते हैं कि वह घमंडी है, एक दिन उसके निरंकुश शासन से प्रजा परेशान होगी, विद्रोह करेगी। जब विद्रोह करेगी तो इस विद्रोह के केंद्र में क्या होगा कि हमें इस राजा की जगह दूसरा राजा चाहिए। ऐसे में जब जनता स्वीकार करने के लिए तैयार होगी तो जनता के विद्रोह पर हम लोग भी आक्रमण करेंगे और जनता तुम्हें राजा के रूप में स्वीकार करेगी। होता भी वैसा है, धनानंद के विरुद्ध विद्रोह होता है, ये लोग आक्रमण करते हैं, धनानंद का नंद वंश समाप्त होता है। और इस तरीके से बेटा 323 ईसा पूर्व में महान मौर्य साम्राज्य की नींव पड़ता है। चंद्रगुप्त मौर्य इस महान मौर्य साम्राज्य के क्या बनते हैं? चंद्रगुप्त मौर्य इस महान मौर्य साम्राज्य के संस्थापक बनते हैं। तो चंद्रगुप्त मौर्य ही बिकम द फाउंडर ऑफ द ग्रेट मौर्यन एम्पायर। महान मौर्य साम्राज्य के जब संस्थापक बनते हैं तो इस तरीके से क्या है, इस तरीके से जो है 305 ईसा पूर्व में, 305 ईसा पूर्व में मध्य एशियाई शासक हैं, मध्य एशियाई शासक सेल्यूकस निकेटर हैं। सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य पर आक्रमण किया। इस आक्रमण में चंद्रगुप्त मौर्य क्या करते हैं? इस आक्रमण में चंद्रगुप्त मौर्य जो हैं सेल्यूकस निकेटर को पराजित करते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य जो है सेल्यूकस निकेटर को पराजित करते हैं। पराजित करने के बाद सेल्यूकस निकेटर से 4 प्रांत इन्होंने ले लिया। ये प्रांत बेटा आज का अफगानिस्तान का क्षेत्र है। जो 4 प्रांत है उसे अराकोसिया, पेरोपनिस्डाई, जेड्रोसिया और हेरात का क्षेत्र कहते हैं। तो जब इनसे 4 प्रांत ले लेते हैं तो अफगानिस्तान तक मौर्य साम्राज्य का विस्तार हो जाता है। इनके शासन के अंतिम दिनों में क्या होता है? इनके शासन के अंतिम दिनों में भयंकर अकाल पड़ता है। भयंकर अकाल पड़ता है तो ये जैन संत भद्रबाहु के साथ
पाटलिपुत्र से कहां पे आते हैं? पाटलिपुत्र से श्रावण बेलगोला आते हैं। श्रावण बेलगोला आज कर्नाटक में ये क्षेत्र पड़ता है। तो श्रवण बेलगोला में ये क्या करते हैं? संलेखना विधि से प्राणों का त्याग कर देते हैं। तो ये संलेखना विधि से क्या करते हैं? प्राणों का त्याग कर देते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है? इस तरीके से चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार अगले शासक के रूप में आते हैं। जीवन में संघर्ष चंद्रगुप्त मौर्य ने देखा था। बिंदुसार तो बेटा इनके पुत्र हैं। इनके पुत्र हैं तो इनके जीवन में कोई बहुत चुनौती, राजनीतिक चुनौती रहता नहीं है। तो ये शासक बनने के साथ क्या करते हैं? शासक बनने के साथ सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देते हैं। सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देते हैं। आफ्टर बिकमिंग द किंग ही प्रमोटेड द कल्चरल रिलेशन। और सांस्कृतिक संबंधों में बढ़ावा देने के अंतर्गत सीरिया के शासक कौन है? सीरिया के शासक जो हैं एंटियोकस हैं। एंटियोकस से बिंदुसार 3 चीजों की डिमांड करते हैं। कहते हैं कि वो 3 चीजें क्या हैं? तो 3 चीजों की डिमांड करते हैं और कहते हैं कि हमें मीठी मदिरा दो। मीठी मदिरा मतलब बेटा स्वीट अल्कोहल। फिर कहते हैं हमें सूखे अंजीर दो, मीन्स की ड्राई फ्रूट्स दो। फिर कहते हैं कि हमें एक दार्शनिक भेजो। एंटियोकस जो है मीठी मदिरा और सूखे अंजीर तो तुरंत भेज देते हैं, परंतु दार्शनिक के नाम पर मना कर देते हैं और कहते हैं कि सीरिया की परंपरा में दार्शनिकों का आदान प्रदान नहीं होता है। कहते हैं सीरिया की परंपरा में दार्शनिकों का आदान प्रदान नहीं होता है। तो ऐसे में क्या होता है? ऐसे में एक राजदूत भेजते हैं। फिर बेटा जो है बिंदुसार ने सांस्कृतिक संबंधों के अंतर्गत मिस्र के शासक टॉलमी फिलाडेल्फस से क्या करेंगे? तो मिस्र के शासक टॉलमी फिलाडेल्फस से ये सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देते हैं। और ऐसे में क्या होता है? ऐसे में बिंदुसार के ये विदेशी राज्यों से संबंध है। इनके समय में बेटा जो है तक्षशिला में 2 विद्रोह होता है। इस विद्रोह को दबाने के लिए पहली बार ये सुसीम को भेजते हैं। और दूसरी बार ये किसे भेजते हैं? दूसरी बार अशोक को भेजते हैं। अशोक ने इस विद्रोह को सफलतापूर्वक दबा दिया। और ऐसे में क्या होता है? अशोक के अंदर महत्वाकांक्षा जाग उठती है कि मैं ही राजा बन जाऊं। तो बिंदुसार के बाद बेटा किसकी कहानी? बिंदुसार के बाद जो है वह सम्राट अशोक की कहानी। सम्राट अशोक ने 273 से 269 ईस्वी तक क्या किया? तो वॉर ऑफ सक्सेशन लड़ा। वॉर ऑफ सक्सेशन मीन्स की उत्तराधिकार का संघर्ष लड़ा। उत्तराधिकार का संघर्ष किया। जो उत्तराधिकार का संघर्ष किया
इसमें कहा जाता है जो सिंहली श्रीलंका का साहित्य है, दीपवंश है, महावंश है, दिव्यावतान है, तो श्रीलंका का साहित्य कहता है कि 99 भाइयों को मारकर ये शासन सत्ता को प्राप्त किए। परंतु बेटा अभिलेखों में इनकी मात्र एक मां का उल्लेख मिलता है। अभिलेखों में जो इनकी मात्र एक मां का उल्लेख मिलता है, तो इससे स्पष्ट होता है कि एक मां से 99 भाई को मारा एक खुद हैं, 100 बच्चे पैदा हो ही नहीं सकते। परंतु क्या है, परंतु इतना तो स्पष्ट है कि हाँ, भाइयों से झगड़ा हुआ रहा होगा। इस झगड़े में इनकी विजय होती है और 269 ईसा पूर्व में इन्होंने क्या किया, तो उत्तराधिकार के संघर्ष में विजय के साथ इन्होंने 269 ईसा पूर्व में इनका राज्यारोहण हुआ। इनका जो है राज्यारोहण हुआ, कोरोनेशन हुआ। राज्यारोहण मतलब राज तिलक हुआ। 4 साल तो बेटा झगड़ा ही करते रह गए। 269 ईसा पूर्व में राज्यारोहण हुआ। राज्यारोहण के 8 वर्ष पश्चात, राज्यारोहण के 8 वर्ष पश्चात 261 ईसा पूर्व में कलिंग का युद्ध हुआ। कलिंग का युद्ध हुआ। कलिंग के युद्ध में बेटा क्या हुआ, कलिंग के युद्ध में 1 लाख लोग मारे गए। 1 लाख लोग मारे गए। इससे अशोक अत्यंत दुखी हुए। In Battle of Kalinga, 1 lakh peoples were assassinated, and after the 1 lakh peoples were assassinated, 1 लाख अगर सैनिक बेटा मारे गए तो लमसम उतनी ही महिलाएं विधवा हुई। 1.5 लाख सैनिकों को बंदी बनाया गया और इससे कई गुना युद्ध के मैदान पर घायल थे। किसी का हाथ कटा था, किसी का पैर कटा था, किसी के शरीर में बीचों बीच तलवार था। वो कराह रहे थे, दर्द से कराह रहे थे। जो सैनिक मरी थी, रात्रि में उनकी जो विधवा पत्नियां थी वो विलाप कर रही थी, करुण क्रंदन कर रही थी। और ये रोने के, चीखने के, कराहने की जो आवाज है, ये सम्राट अशोक के अंतर मन को झकझोर रहा था। और वो खुद अपने आप से ये प्रश्न पूछ रहे थे कि क्या लोगों को मारना, काटना यह वीरता की निशानी है, यह महानता की निशानी है, या कोई और महानता की निशानी हो सकता है। आप बेटा केवल सिलेबस नहीं पढ़ रहे हैं, आप कल अधिकारी बनेंगे, आईएएस साहब बनेंगे। तो आईएएस साहब बनेंगे बेटा तो वैश्विक अंतर्राष्ट्रीय मंच पे आपको देश के सभ्यता और संस्कृति को रखने का मौका भी मिलेगा। तो हम लोग बेटा शीशे के चमचमाते हुए आसियाना में रहने वाली हमारे देश की संस्कृति नहीं है, वो पश्चिमी संस्कृति है। पश्चिमी संस्कृति बेटा जो शीशे के चमचमाते घरों में रहने वाले लोग हैं, कहावत सुने ना, अधगर गगरी छलकर जाए। हम लोग बेटा, हमारी संस्कृति क्या है, हमारी संस्कृति बहुत ही गौरवमयी है। हमारी संस्कृति को अगर एक लाइन में समझना है तो जो कहा जाता है ना कि जीते हो किसी ने देश तो क्या, हमने तो दिलों को जीता है। जीते हो किसी ने देश तो क्या, हमने तो दिलों को जीता है। तो सम्राट अशोक उसका सबसे अच्छे उदाहरण है। और इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो है भेरी घोष की नीति का, भेरी घोष मीन्स की युद्ध नीति का या हिंसा नीति का, भेरी घोष नीति का त्याग करके
धम्म घोष की नीति का पालन किया। जो धम्म घोष की नीति है वह अहिंसा की नीति है। वह धम्म घोष की नीति जो है वह अहिंसा की नीति है। तो he overthrew the policy of the Bheri Ghosa and he followed the policy of the धम्म घोषा। तो ऐसे में क्या है, ये अहिंसा की नीति का पालन करते हैं, आजीवन अहिंसा का प्रण लेते हैं, और यहीं से बेटा जो अहिंसा की नीति है, यहीं से अशोका द ग्रेट की कहानी शुरू होती है, यहीं से अशोक महान की कहानी शुरू होती है। दुनिया का बेटा एकमात्र ऐसा राजा जो अपने प्रजा को नैतिकता का पाठ पढ़ा रहा है। धम्म घोष की नीति के तहत वो खुद अपने अभिलेखों में क्या कहते हैं, तो खुद अपने अभिलेखों में कहते हैं, अपासिनवे बहुकयाने दया दाने सचे सोचवे माधवे साधवे च यम चू धम्म। मौर्य काल में बेटा भाषा, राजकीय भाषा क्या थी? राजकीय भाषा प्राकृत था। अभी मैं किस भाषा, कौन सी भाषा बोल रहा था? सम्राट अशोक कहते हैं कि यम चू धम्मे, तो कहते हैं अपासिनवे बहुज्ञाने दया दाने सचे सोचवे माधवे साधवे च यम चू धम्मे। ये बेटा मैं क्या बोल रहा था? मैं प्राकृत बोल रहा था। तो ऐसे में जो है सम्राट अशोक के अभिलेख हैं, जो सम्राट अशोक के अभिलेख हैं, इसकी भाषा क्या है? तो इसकी भाषा जो है प्राकृत है। इसकी बेटा जो है लिपि क्या है? तो इसकी लिपि जो है वह ब्राह्मी है, खरोष्ठी है, ग्रीक है, आर्माइक है। तो द स्क्रिप्ट ऑफ अशोकन इंस्क्रिप्शन दैट इज द ब्राह्मी, खरोष्ठी, ग्रीक एंड आर्माइक। सम्राट अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने 1837 ईस्वी में पढ़ा था। अभिलेखों में सम्राट अशोक की बेटा उपाधि क्या मिलता है? तो उपाधि जो है देवानाम प्रियदर्शी की उपाधि मिलता है, देवताओं के प्रियदर्शी की उपाधि मिलता है। अशोक जो नाम है इनका, अशोक नाम बेटा लगभग सम्राट अशोक के कुल कितने अभिलेख हैं? तो कुल 200 से अधिक अभिलेख हैं। जो अशोक नाम है मात्र गिने चुने 4 अभिलेखों में मिलता है। कौन सा अभिलेख है? मास्की है, गुर्जरा है, उद्गोलन है और निट्टूर है। तो वी आर नॉट गेटिंग द नेम अशोका इन हिज इंस्क्रिप्शन. Actually, we are getting the beginning of their inscription with the title that is the Devanam Piyadasi. There are some exceptional inscriptions in which we are getting the actual name of Ashoka, that is the Maski, Gurjara, Udgolan and Nittur. तो चलिए बेटा जो है ये मौर्य वंश हो गया, मौर्य वंश की कहानी हो गई। अब इसके बाद क्या है? तो इसके बाद जो है मौर्य वंश की प्रशासनिक दशा कैसा है, मौर्य वंश की सामाजिक दशा कैसा है, मौर्य वंश की आर्थिक दशा कैसा है। तो ये सब पहलू जब एडवांस बैच में आप लोग आएंगे तो एडवांस बैच में हम लोग देखेंगे। तो आज हम लोगों ने 2
टॉपिक को किया गया। 2 टॉपिक कौन सा है? तो कहानी की शुरुआत बेटा हम लोगों ने प्राक मौर्य काल से किया। प्राक मौर्य काल 600 से 323 ईसा पूर्व का समय काल है। प्राक मौर्य काल जो है यह द्वितीय नगरीकरण का समय काल है। तो प्रथम नगरीकरण कौन है? हड़प्पा सभ्यता है। द्वितीय नगरीकरण में कुल 16 महानगर आते हैं। कौन से वो 16 महानगर हैं? काशी, कौशल, कुरु, कंबोज, अंगवंती, अस्वक, मगध, मत्स्य, मल्ल, वत्स, वज्जी, गांधार, पांचाल, सुरसेन, चेदी। अब बेटा मुद्दे की बात है कि इसमें केवल मगध का उदय क्यों हुआ? तो मगध के उदय के भौगोलिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक और तकनीकी कारण थे। मगध साम्राज्य का ही विस्तार क्यों हुआ? तो 3 शक्तिशाली राजवंश थे। हर्यक वंश है, सैसुनाग वंश है और नंद वंश है। इसकी कहानी आप लोगों ने देखा। फिर प्राक मौर्य काल में जो विदेशी आक्रमण है, इसमें आपने ईरानी आक्रमण जो कि डेरियस फर्स्ट के नेतृत्व में 516 बीसी में हुआ था। यूनानी आक्रमण सिकंदर महान के नेतृत्व में 326 ईसा पूर्व में हुआ था। इसके बाद महान मौर्य साम्राज्य की कहानी हम लोग शुरू किए। महान मौर्य साम्राज्य की कहानी में चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और सम्राट अशोक की कहानी को हम लोगों ने देखा। तो चलिए आज की क्लास यहीं तक। तो कल फिर से मुलाकात होगा अपने जो पूर्व निर्धारित हम लोगों का समय है 6:30 पर, 6:30 बजे शाम को मिला जाएगा। तो आइए बच्चों, जो है आज संडे है। संडे सारा दिन इधर उधर करके निकल जाता है। शाम को बेटा मैच है, तो इसलिए शाम को क्लास नहीं रखा कि आप लोग नाराज हो जाएंगे, गुस्सा हो जाएंगे कि सर वर्ल्ड कप के फाइनल के दिन जो है क्लास रख दिए। तो चलिए बेटा, जो है एक बार रिवीजन जो भी सेगमेंट होता जा रहा है उसे अच्छे से रिवीजन करते जाइएगा। खुश रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। टिल देन ऑल द बेस्ट।